आज हमारे साथ है अररिया जिला के मशहूर और मारूफ मौलाना अब्दुल्ला सालिम के तरफ जो कि प्रखंड के MIM पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज वो हमारे साथ खास बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि आज समाज में घटनाएं घट रही है, इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं समाज में और जो परेशानियां हैं इनको लेकर उनकी अपनी क्या राय है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया। देखिए, जहाँ जहाँ भी इस तरह का घटना घट रहा है अभी हमारे समाज के अंदर, ये बड़ी बदनसीबी की और बड़ी दुख की बात है। मगर इससे मौजूदा सरकार के ऊपर एक सवाल उठता है कि आखिर आप क्यों फेल हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर हमने सुना था कि वहाँ उस तरफ बंसिया की एक लड़की के साथ उनका निकाह हुआ और उनके साथ उनकी सामूहिक बलात्कार उनके साथ किया गया और उनके साथ इतना ज़दोकोब किया गया कि हैवान भी इस तरह की हरकत नहीं करते, जानवर भी नहीं करते हैं। जानवरों से बदतर हालत कर दी गई। अभी तक शायद वो टोटल के टोटल मुजरिम पकड़े नहीं गए। पुलिस प्रशासन अगर पेट्रोलिंग ढंग से करे, अपना ढंग से काम करे और समाज के अंदर इस तरह का जुर्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, शराब का कारोबारी बंद, शराब के ऊपर प्रतिबंध है बिहार सरकार की तरफ से। उसके बावजूद भी पूरी की पूरी गाड़ियां किशनगंज से लेकर बन्नाल से लेकर के यहाँ अररिया तक जो की तक पहुंच जाती है और पुलिस वालों के कानों कान खबर नहीं होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अंदर खाना ये सप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ गरीबों के लिए इन्होंने कानून बना दिया है और उद्योगपति लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। शराब की सप्लाई एकदम अंदर खूब धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। जगह जगह के ऊपर नौजवान लोग वो कोरेक्स के पूरे बोतल बेचते हैं अंदरूनी एतबार से। कोई प्रशासन कुछ हरकत में ही नहीं है। बलात्कार अगर हो जाता है किसी औरत की, समाज की बहू बेटी का, तो जब तक वो गुहार नहीं लगाते हैं, वो पैसे की गड्डी नहीं फेंकते हैं, तो प्रशासन के लोग उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार से गुजारिश करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए और पुलिस प्रशासन के ऊपर सख्ती बरती जाए। ये अपनी जिम्मेदारी, अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। किसी के साथ अगर जुल्म होता है तो भाई उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उनको जेल के अंदर उठा करके डाल दो। ये गुजारिश मैं करता हूँ बिहार सरकार से। आप समाज को किस हैसियत से देखते हैं? राजनीतिक हैसियत से देखते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से देखते हैं और आप इस क्षेत्र के बाशिंदा हैं, तो समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने समाज को सही दिशा में ले जा सके। देखिए, मैं समाज के अंदर एक खादिम की हैसियत से हूँ और एक कारकुन की हैसियत से हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। मैं अपने आप को कोई सियासी लीडर नहीं मानता हूँ। बस यह है कि एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, असदुद्दीन अवैसी साहब का, खुल ईमान साहब का। वो हमारे बड़े हैं और वो काम कर रहे हैं यहाँ की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर सीमांचल जो सबसे ज़्यादा दबा और कुचला और पसमानदा इलाका है, इसको स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। बाकी हम तो समाज के और अपने गांव मोहल्ले के, अपने जो कि विधानसभा के, अपने अररिया ज़िला का एक मैं खादिम की हैसियत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं जहाँ तक काम आ सकूँ समाज के, मैं काम करूँ, उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकूँ। और मेरी अगर शिरकत हो जाती है किसी की गम को दूर करने में तो ये मेरे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है, बड़े फख्र की बात है। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से, एक समाज के खादिम की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में क्या चर्चा है MIM पार्टी को? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, इस पार्टी की इतनी बड़ी अभी बल्कि लोगों के दिलों के अंदर ये घर कर चुकी है कि अभी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ साथ में हमारे हिंदू भाई भी इसके साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो नेता जो दूसरी पार्टी के अंदर थे वो उन पार्टियों से हट करके इसमें आ रहे हैं, क्योंकि एक सेक्युलर पार्टी है। और अभी MIM की मकबूलियत इतनी है कि धान के खेत में जो हल जोतने वाले हैं वो MIM के अवैसी साहब को, खुल ईमान साहब को, उनका नाम जानते हैं, शक्ल से वाकिफ नहीं है। बस उनके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत है कि बस इस बार अगर हम किसी को, हमारा अगर वोट जाएगा, इस बार अगर हम किसी को कामयाब करेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को हम कामयाब करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हक के लिए आवाज उठाई है। जहां जहां पर भी नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुई है,
तो सबसे पहले अगर किसी ने आलम को अगर बुलंद किया है, हक की आवाज़ अगर किसी ने उठाई है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। इसलिए हर आम और खास के अंदर यही चर्चा है। पूरे बिहार के अंदर ये पार्टी मकबूल हो चुकी है, जोक दर जोक लोग इसमें जुड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छी तादाद से बिहार के अंदर ये पार्टी कामयाब होने जा रही है। और आपको लगता है कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एमआईएम पार्टी अपना कदम जमा पाएगी? अरे सीमांचल में के अंदर कदम जमाना दूर की बात, कदम हम जमा चुके हैं भाई। बल्कि हमारे तो एक सिटिंग एमएलए है जनाब कमरुल हुदा साहब, और अख्तरुल ईमान साहब हमारे पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, तो बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सपोर्ट के उन्होंने 2,96,000 वोट लाया था, यानी 3 लाख वोट लाया था। पहली बार में बिना किसी सपोर्ट के एक पार्टी के लिए इतना वोट लाना, आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी मकबूलियत उस पार्टी की हो चुकी है। और रही बात यह कि सीमांचल ही नहीं, हम बिहार के कई सीटों के अंदर, कई जगहों के अंदर इंशाअल्लाह एमआईएम अपना झंडा कामयाबी की गाड़ेगी। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम कामयाब होंगे। लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है, दिन ब दिन लोग हमारे साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। जिस तरह से भी हिंदुस्तान में समस्या है, अगर एमआईएम पार्टी अपनी सीट कंफर्म करती है और बिहार से जीतती है, तो क्या ये समस्या एमआईएम पार्टी की तरफ से खत्म की जाएगी? इंशाअल्लाह जो भी समस्या हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या अभी जो गरीबी है, जो बदहाली है, बेबसी है, इंशाअल्लाह एमआईएम उसको दूर करेगी। और दूर करने में हमारे लोग कोशां हैं। अभी हमारे एमएलए साहब जनाब कमरुल हुदा साहब और हमारे अख्तरुल ईमान साहब बहुत पहले से जुड़े हुए मेहनत कर रहे हैं। आर्टिकल 371 के तहत उन्होंने बाज़ाब्ता एक आवेदन भी दे दिया हमारे अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। हमारा सबसे पहला यही हमारा मिशन होगा और हमारा मकसद भी होगा, सबसे पहला मुद्दा होगा कि यहाँ की गरीबी को दूर की जाए। सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार से गरीबी को दूर की जाए। सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये बोलती कुछ है, सरकार करती कुछ है। अभी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन कर देते हैं, साइकिल वाले को, बाइक वाले को पकड़कर 1500 रुपए चालान करते हैं। गैस वाले की गाड़ी को रोक लिया जाता है। वो नहीं जानते हैं, क्या वो अंधे हैं? गवार है कि ये सीमांचल का इलाका ये सैलाब से मुतासिर होता है बहुत जल्दी। चूल्हों के अंदर में पानी घुसा हुआ था, तो लोग अपने बाइक पे गैस डाल करके ले जा रहे थे कि ताकि किसी तरीके से अपने बच्चों को 2 वक्त की निवाला दे सकें, उनको खाना खिला सकें। लेकिन ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नाम पर, प्रशासन, यहाँ की सरकार लॉकडाउन के नाम पर उनकी चालान काट के अपनी जेबें सेक रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ लोग आए थे, लेकिन अभी बसों के जरिए, बसों में जगह नहीं मिल रही है उनको, वो जा रहे हैं और बस एक्सीडेंट हो जाता है। अभी फॉरबिसगंज के अंदर 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की बस थी, एक्सीडेंट हुआ, कई लोग मर गए वहां पे, कितने घर का चिराग बुझ गया उनका वहां पे। और उससे पहले कटिहार से एक बस निकली थी, वो मथुरा के पास जाकर के 23 लोग मौत की नींद सो गए। मैं बिहार सरकार से गुजारिश करता हूँ और केंद्रीय सरकार से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जितना जल्द हो सके आप ट्रेन का इंतजाम कीजिए, ट्रेन चलाइए। आप ये लॉकडाउन के नाम पर गरीबों के खून को मत चूसिए। लॉकडाउन कोरोना महामारी है, हम मानते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करते हुए, हम इस बीमारी से मुकाबला करते हुए हमें खोलना होगा, हमें फील्ड को, हमें इकोनॉमिक्स फील्ड को खोलना होगा, कंपनीज को खोलना होगा, ट्रेनें हमें चलानी होगी। नहीं तो लोग ऐसे तड़प कर मर जाएंगे, जितना कोविड-19 से नहीं मर रहे उतना ये लोग अपने गरीबी से मर जाएंगे। सीमांचल क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर साल यहाँ बाढ़। नसीरुद्दीन साहब एक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट चलाए थे, अभी तक उसके कार्य पूरा नहीं हो सका। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हो सका? देखिए, ये बिहार सरकार की खुली नाकामी है। जिन कामों को कर यहाँ की समस्या का हल हो सकता है, वो वही काम नहीं करते हैं। सीमांचल ये 4 जिला अररिया, पूर्णिया, किशनगंज हर साल सैलाब से, खुद यहाँ हमारे इस स्कूल के अंदर 1.5 फीट पानी भी इस साल भी था। और अभी पता नहीं आइंदा भी बारिश और ज्यादा तेज हो गई तो पानी के अंदर हम फिर पानी के जद में आ जाएंगे। इस सैलाब को खत्म करने के लिए बहुत आसान रास्ता, जो हमारे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने जो शुरुआत की थी महानंदा बेसिन की, अगर महानंदा बेसिन बना दिया जाए और ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाए तो यहाँ बिल्कुल सैलाब नहीं आएगा, यहाँ पानी आएगा नहीं, जमेगा नहीं, पानी को रास्ता मिल जाएगा चलने के लिए। लेकिन सरकार को चाहिए मुद्दा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, फला के नाम पर, महानंदा बेसिन के नाम पर बेवकूफ़ बनाएंगे और उनसे उनका वोट हमेशा हम लेंगे और हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। सीमांचल के लोग बेदार हो चुके हैं,
बिहार के सेक्युलर लोग बेदार हो चुके हैं, जिनका वोट लेकर आपने अभी तक इनको बेवकूफ बनाया और आपने कस्में दी कि मट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं किसी ऐसी पार्टी बीजेपी के अंदर नहीं मिलूंगा। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि आपने विश्वासघात किया है माइनॉरिटी के साथ, सीमांचल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया है, और अभी आप एक दूसरे को दो टंकी का लॉलीपॉप पकड़ा करके आप फिर इनका मतलब वोट लेकर के फिर गद्दी में बैठ करके इनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हमारे टीचर लोग, हमारे एजुकेशन फील्ड के अंदर हमारे जो तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स हैं, सन 2011 और 13 के अंदर जो उन्होंने ये क्या बोलते हैं उर्दू स्पेशल टीटी उन्होंने पास किया था और अच्छे नंबर आए थे, अभी तक वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही है। उनको आपने क्यों नहीं अभी तक जॉब दिया? आपने उनको क्यों नहीं अभी तक नौकरी दी? अगर आप उनको नहीं लेना था तो आप इतने सारे एग्जाम नहीं करवाते उनको, क्यों झूठी तसल्ली दी आपने? टेट करवा लेते हैं आप उनको, लेकिन उनका एजुकेशन, उनको इलाका, उनकी पोस्टिंग नहीं होती है, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आती है, सिर्फ आप एग्जाम करवा लेते हैं। एक ये है कि तसल्ली दे देते हैं कि आ जाओ एग्जाम में बैठ जाओ, पास हो जाते हैं, बस वो इस उम्मीद में रहते हैं कि नीतीश जी ऐलान करेंगे तो हम जाएंगे। पता चला कि 5 साल 10 साल गुजर जाता है इसी उम्मीद में कि भाई हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। न तो आप जॉब देते हैं, न तो आपको यहाँ पर कारोबार खोलते हैं इन लोगों के लिए। इसीलिए बेनकाब हो चुकी है बिहार सरकार, इनकी नाकामी सामने आ चुकी है। अब लोग यहाँ के जाग उठे हैं। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वादा करती है हमारे बिहार के हर एक तबके से कि इंशाअल्लाह इस पार्टी को मजबूत की जाए और हर समस्या का समाधान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी इंशाअल्लाह। सर, ये आखिरी सवाल है, लोगों के बीच से बात निकल के आ रही थी, हजरत अच्छे आलिम है और हजरत ने सियासत को ही क्यों चुना, इसकी वजह, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? भाई देखिए, ये मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का सवाल बिल्कुल अगर किसी के जहन में है तो ये सवाल आना नहीं चाहिए, इसलिए कि सियासत का मतलब होता है, मैंने अपनी स्पीच तकरीरों के अंदर भी कहा है, सियासत का मतलब खिदमत खल्क होता है। और खिदमत खल्क जितने अच्छे अंदाज में एक पढ़ा लिखा समाज का तबका, एक दानिश्वर तबका कर सकता है, वो एक अनपढ़ गवार आदमी नहीं कर सकता, एक शराबी नहीं कर सकता। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कौन थे जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया था? उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन थे वो, लेकिन उन्होंने एक पैसा अपने लिए खर्चा नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक भी अगर उनके घर के अंदर अगर कोई अच्छा खाना बनता था तो समझ जाते थे कि भाई हमें अच्छा खाना नहीं खाना है, कम दर्जे का खाना खाना है, तो अच्छा खाना बनाने में ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तो वो अपनी सैलरी वहां से कम कर लेते थे और वो सैलरी बचाकर गरीबों को देते थे। समाज का अगर अच्छा तबका आएगा तो वो कम से कम शराब नहीं पिएगा, कम से कम घोंस नहीं खाएगा, कम से कम ब्लॉक के अंदर बैठकर, कुर्सी के अंदर बैठकर, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर बैठकर और हॉस्पिटल के अंदर बैठकर और पुलिस थाने के अंदर बैठकर पीसी और टीसी नहीं खाएगा पढ़ा हुआ आदमी। अगर एक आलिम दीन होगा तो अल्लाह से भी डरेगा और वो समाज के लिए अच्छा फैसला करेगा। अगर दानिश्वर तबका आएगा तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, अवाम के साथ धोखाधड़ी का मामला नहीं करेगा। इन तमाम बुराइयों को देखकर हमने अपनी नजरों से देखा कि भाई समाज को लूटने का काम किया जा रहा है, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को देखकर हमने ये फैसला किया है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, कौन नहीं जानता है कि वो ईमानदार हैं और कौन नहीं जानता है कि वो एक बेहतरीन निडर और बहादुर बेबाक इंसाफ पसंद इंसान है। उनके सामने में कोई जात बिरादरी कुछ नहीं, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइड ऑफ हिम। उनके सामने सबके सब बराबर हैं। और हमारे अख्तरुल ईमान साहब, बल्कि पूरी टीम, जनाब आदिल हसन आजाद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे जनाब राशिद अनवर साहब और इश्तियाक साहब और पूरी टीम हमारी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, अच्छे लोगों की टीम है, ईमानदार लोगों की टीम है, काइंडनेस है और ये हमेशा हेल्प करते रहते हैं और इंसानियत मानवता की बात करते हैं। हमारे इस पार्टी के अंदर की यही खुसूसियत है कि इसके अंदर सब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं, दीनदार तबके के लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह के भी हुकूक को पूरा करते हैं और समाज के हुकूक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैं जुड़ा हूँ इसके अंदर। अपने अकाबरीन की दुआ और समाज की दुआ हमारे साथ है, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हम समाज के अंदर जरूर अच्छे काम करेंगे और करते भी हैं और आइंदा हमारी ये पूरी टीम भी करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा भी है कि इंशाअल्लाह हम गरीबी को, बदहाली को दूर करेंगे सीमांचल से और उसके लिए मेहनत जारी और सारी